नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से खबर है। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 10% आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल के साथ ही सीएम धामी का आभार जताया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को अपने प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से अपनी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी सरकार के द्वारा यहाँ विधानसभा से इसको पारित किया गया। बहुत पहले से हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों की ये मांग थी। निश्चित रूप से धामी सरकार ने इसको पूरा किया। इसके लिए मैं माननीय धामी जी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर राज्यपाल की मोहर के बाद आंदोलनकारियों ने सीएम पुष्कर धामी और राज्यपाल का शुक्रिया अदा किया है। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। इसके बाद राज्य आंदोलनकारी बेहद खुश हैं। अभी राज्य आंदोलनकारी उनका आभार प्रकट करते हैं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने आंदोलनकारियों का जो एक बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, उसका वादा पूरा किया। उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर विचार हो रहा है। बीजेपी सरकार और संगठन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर करीब करीब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो नवंबर तक निकाय और पंचायत चुनाव दोनों संपन्न हो सकते हैं। उत्तराखंड में नगर निगम और निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है। तब से निकायों में प्रशासक तैनात हैं। इधर नवंबर में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी संगठन और सरकार भी इस बात पर करीब करीब एकमत है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं। इससे प्रदेश में 2-2 बार लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सकेगा। बीजेपी संगठन के साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा है। मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था हम एक साथ कराएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया था। और मुझे ये भी कहना है, बहुत से लोग आज इस बात को कह भी रहे हैं कि साहब हम सबका ये दोनों चुनाव एक साथ हो जाए।
और जहाँ तक मुझे जानकारी कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसकी सहमति दी है। इन सब बातों पर विचार चल रहा है, क्योंकि जो भी राज्य के हित में निर्णय हो, निर्णय आएगा। इस पहल का जनप्रतिनिधि भी समर्थन कर रहे हैं। इससे प्रमुख तौर पर 2 फायदे होंगे। कम समय के लिए आचार संहिता लगने से विकास काम प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा, वोटर्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी। निकायों के वोटर निकाय में और पंचायतों के वोटर पंचायत चुनाव में ही वोट कर पाएंगे। और राज्य हित में यही होगा कि ये दोनों इलेक्शन एक साथ होने चाहिए और इस ओर राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। इससे जो पंचायत की सरकार है और निकाय की सरकार है वो शुद्ध रूप से चुनी जा सकती है। अतः एक साथ इस चुनाव को कराना चाहिए। मेरा समर्थन इस बात को रहता है। निकाय और पंचायतों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मैं ऐसे फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारे जो दिक्कतें आती थी पंचायत प्रतिनिधियों को नगर पालिकाओं में जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें भी नहीं आएंगी और ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। सरकार ने यदि चुनाव एक साथ कराए तो ये तय है कि निकायों के चुनाव भले ही समय पर ना हो पाए हो, लेकिन पंचायतों के चुनाव अपने तय समय पर जरूर हो पाएंगे। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के 7,795, जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के साथ क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के चुनाव होने हैं, जबकि निकायों में 11 नगर निगम और करीब 100 निकायों में चुनाव होने हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले मॉनसून सेशन में सरकार करीब 5,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट के अलावा 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने जा रही है। सरकार निकाय एक्ट में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। अभी तक नगर निगम और नगर पालिकाओं में 2 से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है, लेकिन जुड़वा बच्चा होने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संशोधन के तहत जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाएगा। गैरसैंण सत्र में ही सरकार पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट विधेयक को भी रखने जा रही है। इसी साल मार्च में सरकार इस पर अध्यादेश लाई थी। इससे अब विधानसभा से पास कराया जाएगा। के अंदर राज्य का अपना एक कल्चर है। राज्य के अंदर कहीं भी तोड़ फोड़ का, उपद्रव का, आगजनी का कोई स्थान नहीं है। इसलिए राज्य के अंदर कोई भी दंगा न करे, किसी प्रकार से उपद्रव न करे, तोड़फोड़ न करे, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए दंगा रोधी कानून हम पहले जो है उसको लेकर आए थे, अब उसको एक्ट के रूप में विधानसभा में ला रहे हैं। राजधानी देहरादून में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यहां नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 12 अगस्त को मानसिक रूप से कमजोर लड़की का 5 लोगों ने बस के अंदर गैंगरेप किया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरिंदगी, वहशीपन, तार तार इज्जत। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। हैवान दरिंदों की टोली उसके जिस्म से हवस का खेल खेलती रही। वो अकेली थी और दरिंदे 5। एक पल ऐसा आया जब बेबस बेटी की चीखें भी बंद हो गईं, लेकिन हैवानियत का खेल फिर भी जारी रहा। दरिंदगी की ये रुला देने वाली कहानी देवभूमि के देहरादून से सामने आई है। देहरादून के इसी आईएसबीटी में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो लड़की है मानसिक रूप से बीमार थी और वो दिल्ली से किसी रोडवेज की बस में चढ़ी थी, लेकिन जब देर रात वो रोडवेज बस यहां पहुंची और वो लड़की गाड़ी में ही बैठी रही, क्योंकि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। और उसके बाद उस गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने, यहाँ तक कि कुछ ड्राइवर बताए जा रहे हैं, कुछ कंडक्टर बताए जा रहे हैं, करीब 6 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने उस युवती के साथ, उस नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। घटना 12 अगस्त की है, जब मानसिक रूप से कमजोर लड़की दिल्ली से रोडवेज की बस में देर रात आईएसबीटी बस स्टेशन पहुंची थी, जहां बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 6 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
कभी कोलकाता, कभी रुद्रपुर और अब देहरादून। बेटियों से दरिंदगी का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि पुलिस भी हैरान है। समाज भी अपने बच्चों की परवरिश पर इस बार तो जिस बेटी से दरिंदगी की गई वो तो दिमागी तौर पर इतनी कमजोर है कि अच्छे बुरे का फर्क भी आसानी से समझ नहीं सकती। को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है तो प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक इसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए। एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है। घटना के बाद से लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बताया गया है कि 12 अगस्त की रात 12:30 बजे वो दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज की बस से देहरादून पहुंची थी। उसी दौरान आधी रात के समय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। 12 अगस्त की रात हैवानियत का खेल खेला गया। लड़की 13 अगस्त की सुबह बदहवास हालत में मिली। शरीर पर कोई बाहरी चोट या खून के निशान नहीं थे, लेकिन अंदरूनी चोट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। तारीख जब सवेरे बदहवास स्थिति में युवती मिली तो युवती को सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आईसीबीटी में बाल सहायता केंद्र बना है, यहाँ पे गार्ड द्वारा यहाँ पे लेके आया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे ही जाने थे। मैम क्या उस दिन रहा था, क्या घटना देखी? सर वहाँ पे ऐसा कुछ एक बालिका गार्डन द्वारा यहाँ पे लाया गया। उनको हमारे द्वारा बताया कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की है, बालिका है। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के बालिका को हम यहाँ पे बिठा के, तो जब बालिका से हमने पूछा कि तो उसने बोला कि मैं दिल्ली से आई हूँ ऐसे, तो हम उसको जो है जीडी करवा के हमने उसको बालिका निकेतन में CWC के आदेश अनुसार बालिका निकेतन में रखवा दिया सर। क्योंकि युवती मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका ये देखने को मिला है कि वो यहाँ पे पहुंची थी, यानी कि बाल सहायता केंद्र जो देहरादून के आईसीबीटी में ये बूथ लगा है वहाँ पे पहुंचे थे और इन्हीं लोगों ने युवती को CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है वहाँ भेजा था। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपी की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र पर्तवाल की रिपोर्ट। रोडवेज बस में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना की प्रीतम सिंह ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रोडवेज बस अड्डे पर बस में जो है एक नाबालिग जो है छात्रा को हूँ या महिला से कहूँ बलात्कार होता है। कहाँ है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था? नदारत थी, और सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद संभवतः ये घटना घटित नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं और ये घटना घटित हुई है। बहुत ही दुखद है, जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम। विकासनगर में जौनसार के बागना में एक सिरफिरे लड़के ने राह चलती लड़की पर तमंचा तान दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि एक तरफा प्यार के मामले में लड़का लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था और लड़की ने जब इसका विरोध किया तो लड़के ने लड़की पर बीच बाजार तमंचा दिखाया और डराने धमकाने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने लड़के के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। ये मामला एक लड़के को लेकर है, जिसमें कि लोगों द्वारा बताया गया कि एक लड़की जिसे कि लड़का परेशान करता था, काफ़ी जिसका कि रिश्ता हो चुका है, को लेकर आज आ रहा था, तो जिसने कि उसे एकांत में देखकर उतरकर उसको तमंचे की नोक पर, देसी तमंचे की नोक पर धमका रहा था, जिस बीच लोगों ने द्वारा उसे पकड़कर थाने ले आए, जिनके द्वारा बताया गया कि यह लड़का इसे परेशान कर रहा था और आज तमंचे की नोक पर उसे डरा धमका रहा था कि मुझसे बात कर ले या शादी करने के लिए जो भी कर रहा था, जिसमें कि आवश्यक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से रोड पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं भूस्खलन की वजह से सड़क पर काम करने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग का एक कर्मचारी भी फंस गया था, जिसके एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। फिलहाल हाईवे को खोलने का काम जारी है। आशिक इनको आगे रख।
चक्राता कालसी मोटरमार्ग पर जजरेट का बोल्डर लगातार लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। 27 जुलाई को हुई बारिश के दौरान सड़क से करीब 300 मीटर ऊपर एक बड़ा बोल्डर अपनी जगह से खिसककर पहाड़ी पर अटक गया, जो किसी भी समय लुढ़ककर सड़क पर बने पुल को ध्वस्त करके तबाही मचा सकता है। वहीं अब बोल्डर को केमिकल से तोड़ा जाएगा। बोल्डर को तोड़ने के लिए क्रेकामाइट नाम के केमिकल का प्रयोग किया जाएगा। बोल्डर में छेद करके केमिकल का पेस्ट डाला जाएगा। पेस्ट लगाने के 20 घंटे के भीतर छेद में बनने वाली गैस से बोल्डर में दरारें आएंगी। इसके बाद बोल्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। गिरने से पुल के ढहने की भी संभावना है, तो सबसे पहले ब्रिज प्रोटेक्शन काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से पुल को नुकसान ना हो और इसके साथ ही जो चट्टान है, बोल्डर है, उसका भी निस्तारण किया जा सके। वो जजरेट का बोल्डर है जिससे लोगों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। पहले मैं इस बोल्डर की स्थिति दिखा दूं, उसके बाद किस तरीके से इसे तोड़ा जाएगा वो प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर से ये बोल्डर खिसका है और यहाँ पर जो नीचे वाला जो ये पत्थर था इस पे अभी ये टिका हुआ है और आप देख पा रहे होंगे ये बोल्डर भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी दरार है और ये जैसे ये निकलता है तो तुरंत ये बोल्डर भी गिरेगा। बोल्डर गिरता है तो सीधा नीचे जाकर जहां पर नीचे ये मेन जो मुख्य मार्ग है यहाँ पर जो पुलिया बनी हुई है इस पुलिया पर जाकर गिरेगा। विभाग अब इसे जल्द तोड़ने का दावा कर रहा है। इसमें बड़े बड़े होल किए जाएंगे और जिसमें एक क्रेकामाइट नामक जो केमिकल है उसको डाला जाएगा और उसके बाद जब वो केमिकल इसमें डलेगा, उन होलों में डलेगा, तो उसके बाद एक गैस बनेगी और उस गैस बनने के बाद इसमें बड़ी बड़ी दरारें। बहरहाल अब देखना ये होगा आखिर कब तक इसे विभाग तोड़ पाता है और इसे तोड़ने के बाद लोगों के लिए राहत देने का काम कर पाता है। ग्राउंड जीरो से कुलदीप चौहान, न्यूज 18। मसूरी में उत्तराखंड के लिए संघर्ष करने वाले इंद्रमणि बडोनी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। वहां लोगों ने बडोनी की मूर्ति का ठीक से रखरखाव करने की मांग की। गौरतलब है कि उत्तराखंड के गांधी नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी ने 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में की थी और उत्तराखंड अलग राज्य बने इसके लिए उन्होंने 100 दिन से ज्यादा की पदयात्रा भी की थी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले सीएम धामी चंपावत के अमोली के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री को कई महिलाओं ने राखी बांधी और सीएम ने बहनों को तोहफे भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी बनबसा पहुंचे। यहां भी सीएम ने बहनों से राखी बंधवाई और सीएम ने बहनों को उपहार भी दिए। तो यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बता दें कि राखी बंधवाई, रक्षाबंधन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई में रक्षाबंधन बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ एवं दीर्घायु की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चंपावत के अमोली में करोड़ों की लागत से 39 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के साथ ही चंपावत के विकास के लिए सरकार पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समूहों के जरिए आधी आबादी को मजबूत करने का काम कर रही है। यही नहीं, जो महिला समूह बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त मदद भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो 39 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा किया गया। सीएम धामी ने इस मौके पर लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हुई थीं। उन्होंने कहा कि पहाड़ के विकास के लिए पुष्कर धामी सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महिला समूह को सरकार के द्वारा पूरी मदद की जा रही है। 39 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। हमारी प्राथमिकता है। हमने पिछले दिनों मातृशक्ति बंधन के उत्सव किए थे और मातृशक्ति को महिलाओं को आगे लाने के लिए, हमारी बहनों को आगे लाने के लिए हम बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर रहे हैं, अनेक योजनाएं उनके लिए ला रहे हैं। 30% का क्षैतिज आरक्षण हम लेकर आए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। तो सीएम धामी से लक्ष्य सेन ने यहां पर मुलाकात की है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्य सेन को सीएम धामी ने बधाई भी दी। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।